दोस्तों, एक 26 साल की नौजवान खूबसूरत लेकिन विधवा औरत अपने 4 साल के बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। वह दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन ट्रेन में बेतहाशा भीड़ के चलते वह अंदर बैठ नहीं पाती थी। इसलिए वह बहुत परेशान थी। वैसे तो वह विधवा थी ही, लेकिन देखने से भी ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वह बहुत ही परेशान थी और दिल्ली इसलिए जा रही थी क्योंकि उसके पति के एक कंपनी में पैसे फंसे हुए थे। वह उन्हीं पैसों के लिए जा रही थी। हालांकि यह भी भरोसा नहीं था कि कंपनी वाले उसे पैसा देंगे या नहीं। तभी उस पर एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। वह उसे परेशान देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्या वह उसकी मदद करता है या नहीं? यह एक बहुत ही शानदार और भावनात्मक कहानी है। कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। एक महिला जिसका नाम गीता होता है, 26 साल की होती है। भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था। सुंदर नैन नक्श, एकदम गोरी चिट्टी और मासूम सी लग रही थी। उसके पास उसका 4 साल का बेटा था। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जिस भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया था, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह विधवा हो चुकी थी। वह दोपहर से ही बैठी थी, एक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी कि चढ़ नहीं पाती थी। उसके पास सिर्फ एक बैग था, जिसमें माँ बेटे के चंद कपड़े थे। इसके अलावा एक पानी पीने का गिलास था। इसके सिवा कुछ भी नहीं था। उसका बच्चा, जिसका नाम गोलू था, स्टेशन पर बिक रही चीजों के लिए जिद करने लगा। वह अपनी माँ से पैसे मांगने लगा, लेकिन शायद गीता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बार बार मना करती। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक बार किसी चीज को देख लें तो उसे लेने की जिद पर अड़ जाते हैं। वह बार बार परेशान कर रहा था। जब ज्यादा परेशान कर देता तो गीता उसे अपनी गोद में लिटाकर अपने आंचल से ढककर अपना दूध पिलाने लगती थी। लेकिन इतने बड़े बच्चे का दूध से भी पेट नहीं भरता था, इसलिए वह फिर भी परेशान करता रहा। तभी उन दोनों को एक शख्स बहुत गौर से देख रहा था, जिसका नाम मनोज था। वह समझ गया कि शायद इस महिला के पास पैसे नहीं हैं और वह बहुत परेशान है। इसीलिए वह 1 रुपए की चीज भी अपने बेटे को दिलाने के लिए इतना सोच रही है और उसे रोक रही है। मनोज एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेकर आता है और उसी बच्चे से कुछ दूरी पर बैठकर खाने लगता है। वह सोचता है कि अगर बच्चा उसकी तरफ देखेगा तो उसे बुलाकर दे देगा। होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वह खाने बैठता है, गोलू उसे देखता है। मनोज उसे इशारे से बुलाता है और गोलू तुरंत उसके पास चला आता है। मनोज उसे चिप्स का पैकेट दे देता है। गोलू खुशी खुशी खाने लगता है। जब गीता यह देखती है तो वह अपने बेटे को बुलाती है, लेकिन मनोज कहता है कि क्या हुआ, बच्चा है, खाने दीजिए। इसके बाद मनोज गोलू से पूछता है, बेटा और कुछ खाओगे गोलू? हाँ में सिर हिला देता है। शायद उसे बहुत भूख लगी थी। मनोज पास में ही एक दुकान पर जाता है, जहां बहुत सारे चिप्स, बिस्कुट और चॉकलेट रखे थे। वह करीब 100 रुपए का सामान खरीदता है और एक पन्नी में भरकर वापस आकर बैठ जाता है। फिर वह सब गोलू को दे देता है और कहता है, लो बेटा खा लो। गोलू खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है और सारा सामान दिखाने लगता है। गीता यह देखकर नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है, जा, इसे अंकल को वापस दे। इतना सारा सामान क्यों ले लिया? लेकिन बच्चा मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं दूंगा। गीता खुद उठकर मनोज के पास जाती है और कहती है, भैया, आपने इतना सामान बच्चे को क्यों दिला दिया? बच्चे तो जिद करते ही हैं। मनोज हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खाने दीजिए। गीता कहती है, इतना कहाँ खा पाएगा? मनोज मुस्कुराकर जवाब देता है, आप खा लीजिएगा। इसके बाद वह पूछता है, आपको कहाँ जाना है? गीता बैठ जाती है और कहती है, मुझे दिल्ली जाना है। मनोज पूछता है, दिल्ली में कौन रहता है? गीता जवाब देती है, कोई नहीं रहता, बस ऐसे ही कुछ दिन के लिए जा रही हूं, फिर वापस आ जाऊंगी। मनोज पूछता है, कौन सी ट्रेन से जाना है? गीता कहती है, किसी भी ट्रेन में बैठ लूंगी। मनोज कहता है, मुझे भी दिल्ली ही जाना है। अभी वैशाली एक्सप्रेस आ रही है, उसमें मेरी कंफर्म टिकट है, आप मेरे साथ चलिए। इस बीच गोलू और मनोज के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब ट्रेन आती है तो मनोज गोलू को गोद में उठा लेता है और गीता से कहता है, आप पीछे आइए। फिर वह उसे ट्रेन में चढ़ा लेता है। मनोज की सीट 3rd AC में थी, B5 कोच में। जैसे ही गीता अंदर घुसती है, वह कहती है, अरे इसमें तो बहुत ठंड है।
मनोज हंसकर कहता है, अगर ऐसे कहोगी तो बेइज्जती होगी। ये ऐसी डिब्बा है, कभी पहले बैठी नहीं हो क्या? गीता कहती है, नहीं, मैं पहली बार ट्रेन में बैठ रही हूं। ऐसा ऐसी होता है। मैंने तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। इसके बाद वे दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। गीता के पास सिर्फ जनरल टिकट था, जो उसने बहुत पहले ले रखा था, लेकिन अब उसे ऐसी में बैठने का मौका मिल गया। लोग उन्हें देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को जो आसपास के लोग बैठे थे कि ये दोनों कौन हैं, क्योंकि उम्र में दोनों समान लग रहे थे, पति पत्नी जैसे लग रहे थे। लेकिन गीता की मांग को देखकर हर कोई आसानी से यह अंदाजा लगा ही लेता कि यह विधवा है। फिलहाल वो लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर में वह खाने का ऑर्डर देता है। खाने वाला खाना ले आता है, खाते हैं, उसके बाद फिर रात हो जाती है। तो लोग कहते हैं, भाई अपनी अपनी सीट पर चलिए। उसके बाद सारे लोग सीट उठा देते हैं। तभी जो है टीटी आ जाता है। वो टिकट मांगने लगता है। गीता से कहता है, टिकट दीजिए। गीता जो है उसे एक जनरल टिकट दिखाती है। तो टीटी साहब भड़क जाते हैं, कहते हैं, ये क्या है? इस टिकट को लेकर तुम इसमें कैसे बैठी हो? लेकिन मनोज कहता है कि सर, ऐसा करिए कि इनका टिकट बना दीजिए। जो पैसा है वो बता दीजिए। अब दोस्तों, टीटी पैसे बताता है और मनोज उन्हें चुका देता है। वह कहते हैं कि ठीक है, मैं सीट के बारे में देखता हूं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब गीता जो है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मेरी वजह से इतनी बड़ी रकम की पेनल्टी इन्हें भरनी पड़ी। वह कहती है कि इतना लूटते हैं? मनोज हंस देता है, कहता है कि लूटता कोई नहीं है, यही नियम है। और उसके बाद फिर वह कहता है, ठीक है, आप गोलू को लेकर उस पर सो जाइए, सीट मिलेगी तो देखी जाएगी। अब वह जो है लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचती है, इन्हीं का सीट है, ये बैठे हैं, मैं सोई हूं। फिर वो भी बैठ जाती है। कहती है कि आप भी लेट जाइए, लेकिन वह कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। अब गीता उसके बगल में बैठ जाती है। कहती है कि दिल्ली में आप क्या काम करते हैं? तो कहता है, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं। लेकिन तुम बताओ, दिल्ली में तुम किस लिए जा रही हो? तो फिर वो कहती है कि मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे, 8 साल से काम करते थे और उनकी सैलरी से कुछ पैसे कटते थे। वह कहा करते थे कि जब मैं वहां से छुट्टी लूंगा या काम छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो मनोज कहता है, लेकिन फिर आपके पति को क्या हुआ? तो कहती है कि क्या ही कहूं, बहुत शराब पीते थे। बहुत मना करती थी कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, लेकिन वह मानते नहीं थे। एक दिन बाइक से बारात जा रहे थे और एक ट्रक खड़ी थी, उसी के अंदर चले गए और फिर उनकी मौत हो गई। मनोज जो है वह कहता है कि बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सब कब हुआ? तो गीता ने कहा कि 1 साल हो गया इस बात को। तो फिर वह कहता है कि जिस कंपनी में वह काम कर रहे थे, क्या उन्होंने बोला है कि आइए हम पैसे देते हैं? गीता ने कहा कि हाँ, उन्होंने तो 6 महीने तक बोला कि हाँ हम दे देंगे। 50,000 बता रहे थे, बोले इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मेरा फोन जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और फोन ही नहीं लग रहा, तो कहता है कि ऐसे ही होता है और कंपनी वाले ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं, चलो ऊपर वाले पर भरोसा रखो, क्या पता मिल ही जाए। अब दोस्तों, रात काफी हो चुकी थी। वो जो है कहता है तुम लेट जाओ, और वो लेट जाती है। लेकिन फिर देखती है कि बैठे बैठे जो मनोज था उसे भी नींद आ रही थी। फिर उसे कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप भी इसी पर लेट जाइए, उधर आप सर कर लीजिए, इधर जो है मैंने सर किया हुआ है। वो उसे नींद आ ही रही थी। दोस्तों, वो भी लेट जाता है। अब एक सीट पर जब 3 लोग हों, एक बच्चा भी हो और 2 बड़े हों, तो बहुत ही दिक्कत होती है। सोने में फिलहाल जो गीता थी उसके तरफ वो पैर करके सो जाता है और गीता उसके पैर को पकड़कर अपने माथे से लगाती है। शायद उसे छूने का प्रयास करती है कि इतना भला आदमी, और ये जो है इतनी मदद मेरी कर रहे हैं, और उसके बाद उन पैरों को अपने सीने से चिपकाकर सो जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली तो पहुंच जाते हैं, ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के दिलों में पहुंच चुके थे। मनोज कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि जो एक कार्ड था उसने कार्ड दिया था कि मुझे इसी पते पर जाना है। तो नोएडा की कोई कंपनी थी, तो बोलता है
तुम क्या वहां पर जानती हो? जा पाओगी। वो बोलती है कि पूछते पूछते चली जाऊंगी। वह कहता है इतना भी आसान नहीं है। चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत इमोशनल हो जाती है तो कहती है कि ठीक है, आप अगर इतनी मेहरबानी करेंगे तो आपका एहसान जिंदगी भर मैं रहूंगी, और अगर पैसा मुझे मिल जाएगा तो आपके पैसे भी देने हैं। तो मनोज कहता है, यार पैसों की बात मत करो। अगर मेरे पैसों की बात करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि नहीं, आप बुरा मत मानिए और आप चलिए मेरे साथ। अब वो दोनों जाते हैं। उस कंपनी में वहां के ओनर से संपर्क करते हैं। उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में आते हैं। उन्हें भेजा जाता है। वहां पर जो पता चलता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर वो लोग बताते हैं कि आपका जो पति था उसने नॉमिनी में अपने पिताजी का नाम लिखवाया है। तो अगर उसके जो पैसे हैं करीब 70-80 हज़ार हैं, तो उनके पिता को ही मिलेंगे। आप उनकी पत्नी हैं, आपको हम नहीं दे सकते। अब इतना सुनने के बाद वह हैरान हो जाती है। मनोज कहता है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? वो बोली, 6 साल पहले हुई थी। और बोला कि काम कब से कर रहे थे? वो बोली, 8 साल से काम कर रहे थे। तो कहता है, इसीलिए जो है आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो दोनों वहां से आ जाते हैं। तो मनोज कहता है कि एक काम करो, अपने ससुर को ही बुला लो। और क्या उनसे बोला नहीं था? जाने के लिए गीता ने कहा कि ससुराल में तो मेरा जैसे कोई है ही नहीं। सास ससुर ताने मारते हैं, देवरानी वह लड़ाई करती है, कोई मुझे अपना नहीं समझता। और मैंने उनसे बोला भी कि मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं आया क्या? अगर ये पैसे मिलते भी तो मैं अकेले थोड़ी रख लेती। मैं सोच रही थी उन्हीं पैसों का बहुत सहारा था, और बेटे के नाम कुछ जमा कर दूंगी, या फिर कहीं कुछ छोटी मोटी दुकान करके अपना गुजारा करूंगी। लेकिन अब यहां तो ऐसा जवाब मिल रहा है। तो फिर वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर के पास फोन करता हूं। उससे वह नंबर लेता है। उसके बाद कॉल करता है। कहता है कि ऐसा है कि आपके जो बेटे का पैसा था, सारी बात बताता है कि आपको ही मिलेगा। आप जो है आ जाइए। उसके ससुर कहते हैं कि ठीक है, मैं 2-4 दिन में आऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर वह गीता से कहता है कि आप कहाँ जाएंगी? तो कहती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं? और मैं तो उन्हीं पैसों के सहारे आई थी। मैं सोच रही थी, पैसे मिलेंगे तो मैं चली आऊंगी। अब मेरे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। घर से लेकर निकली थी, 150 बचे हैं। वह कहता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे घर पर चल सकती हो? वह हाँ में जवाब देती। कहती है कि हाँ, आप अगर ले चलोगे तो मैं क्यों नहीं चलूंगी। अब दोस्तों, जनकपुरी में उसका एक 35 गज का प्लॉट था। उसका अपना घर था, 2 मंजिलों का घर था। ऊपर उसने एक किराएदार को दे रखा था, नीचे वह खुद रहता था। वहां पर जाते हैं ये लोग और कमरा खोलता है। तो 1 महीने के बाद घर आया था, दिल्ली आया था, तो पूरा धूल धक्कड़ से भरा हुआ था। वह जो है गीता से कहता है कि तुम नहा लो, मोटर चालू कर देता है। और उसके बाद कहता है कि मैं जो है साफ सफाई कर लेता हूं। लेकिन गीता उसके हाथों से झाड़ू छीन लेती है। कहती है कि नहीं, मैं साफ सफाई कर लेती हूं, आप नहा लीजिए। दोस्तों, फिलहाल इन दोनों में इस तरीके से खींचातानी होती है, और गीता जो है वो साफ सफाई करती है। उसके बाद दोनों बारी बारी से नहाते हैं। कुछ बाहर से नाश्ता आता है, खाते हैं। उसके बाद रात का समय होता है। फिर रात के खाने के बाद जब सोने की बारी आई, तो उसके पास एक ही चारपाई थी। उस पर वो गोलू को लेकर सो जाता है। जो गोलू था उसके, तो खुशियों का ठिकाना नहीं। अपने मतलब की चीजें घर में ढूंढने लगता है। वो तो एकदम खुश था शहर में आकर। अब वो जो है गोलू के साथ सो जाता है, और नीचे एक चटाई बिछाकर गीता भी सो जाती है। लेकिन तभी रात को 12 बजे वो दोनों बातें ही कर रहे थे, अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी मैनेजर का फोन आता है गीता के फोन पर। चूंकि उसने नंबर ले रखा था, वह कहता है कि कैसी हो? गीता कहती है कि साहब मैं ठीक हूं। कहता है कि ऐसा है कि वह पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम उससे ज्यादा पैसे कमा सकती हो। वो कहती है, साहब कैसे? वो कहता है कि तुम्हारी अच्छी सी जॉब लगवा दूंगा, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और फिर वह कहती है कि साहब मैं तो पढ़ी लिखी हूं, नहीं, मेरी कौन सी जॉब आप लगवा देंगे? वो कहता है कि अरे झाड़ू पोछा भी करोगी, तब भी तुम्हारा काम चलता रहेगा। ये दिल्ली है, दिलवालों की है, और तुम्हें पैसों की कमी नहीं रहेगी। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो,
तुम वहां पर जब रो रही थी तो मेरा आत्मा भी रो रहा था। मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हारे गले से लगकर रो। मैं जब से तुम्हें देखा हूं, रोते हुए मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो गीता कहती है कि साहब मुझे उन पैसों का बहुत सहारा था। अगर वो मिल जाते तो मेरी बहुत परेशानी दूर हो जाती। वह मैनेजर कहता है। अकाउंट डिपार्ट का बंदा कहता है कि उन पैसों के पीछे क्यों पड़ी हो? वो पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूं ना, उससे ज्यादा कमा लोगी। कुछ आप सोचो। कुछ मैं सोचता हूं और उसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो कौन था जिसके साथ तुम आई थी? दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, तुम्हें बेच लेंगे, उसकी बातों में मत आना। अब दोस्तों, ये बात जो है, चूंकि वह स्पीकर पर बात कर रही थी, वह कहती है कि अच्छा, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है और मुझे नींद आ रही है। कल सुबह मैं आपसे बात करती हूँ तो उधर से वो बंदा कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे होश ही नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी को अपना परेशानी समझ रहा हूँ, अपनी परेशानी समझ रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। कुछ और बातें करो ना, कुछ और अपने बारे में बताओ। अब इतना सुनने के बाद जो अब मनोज था उसी से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसने जिस तरीके से बोला था, वह उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, भाई तू कैसी बातें कर रहा है? जिस तरीके का तू है, मैं तेरी बेचैनी और तेरी परेशानी मैं समझ रहा हूं। और उसके बाद तू मुझे इस तरीके से कह रहा है, मैं तेरे जैसा नहीं हूं। अब इतना सुनते ही उधर से वह फोन काट देता है। गीता रोने लगती है। वह कहती है कि मेरे बच्चे की शक्ल उसको नहीं दिखी उसे। मैं दिखी, मैं सब समझती हूँ वह क्या चाहता है। अब दोस्तों, जब फिर अगले दिन वो फोन लगा आता है उनके ससुर के पास कि अंकल जी आप कब आओगे, तो कहते मैं 2-4 दिन में आऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी ये थी कि जैसे ही उनको पता चला कि कंपनी वाले पैसे उन्हीं को देंगे, उनका नॉमिनेट जो उनका बेटा है, नॉमिनी में उनका नाम लिखवाया था, वह तुरंत वहां से अपने एक बेटे को लेकर निकल देते हैं। कंपनी आते हैं, वहां से वो पैसा उठाते हैं और उसके बाद फिर वह चले जाते हैं। अब इधर जो है, ये अगले दिन फिर फोन करता है कि अंकल आप कब आओगे, तो वह फोन ही उठाते। फिर वह कंपनी में फोन करता है, तो कंपनी से सारी बात पता चलती है कि भाई जिनको पैसे लेने थे वह तो लेकर गए, और तू कौन बोल रहा है, उसे भी 2-4 बात उल्टी सीधी सुना देते हैं। फिर वह जो है उसके ससुर को फोन लगाता है, कई बार फोन लगाता है। फिर उसके बाद वह फोन उठाते हैं तो कहता है कि अंकल आप ऐसे कैसे चले गए? आपकी बहू, आपका जो नाती है, मेरे पास पड़े हैं। कम से कम इनको तो ले जाते, और आप इनको नहीं पैसे देते। कम से कम इनको ले जाते। अब जो उसके ससुर थे, वो बोले कि हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। जब मेरा बेटा ही नहीं है, तो बहू से क्या मतलब है? मनोज कहता है, बहू से मतलब नहीं है, आपका पोता है, उससे तो मतलब है। वे कहते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमारे पास और भी नाती पोते हैं। नाती पोतों की कमी नहीं है, भाड़ में जाए दोनों। इतना कहते ही वे फोन काट देते हैं और कहते हैं, अब मेरे पास फोन मत करना, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी उन लोगों को नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद मनोज सन्न रह जाता है, लेकिन गीता फूट फूट कर रोने लगती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मनोज उसे संभालता है। वह कहती है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? और मनोज कहता है, तुम चिंता मत करो, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, मैं हूं, तुम टेंशन मत लो। गीता उसके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उसका कंधा पूरी तरह भीग जाता है। गोलू भी रोने लगता है। मनोज कहता है, देखो, गोलू भी रो रहा है, चुप हो जाओ। वह उसे संभालता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद वह चुप होती है। रो रो कर सारी कहानी बताती है। मेरा उस घर में कोई नहीं, पति भी नहीं मानता था। कुछ दिन तो बड़े प्यार से रखा, उसके बाद पीने खाने में मशगूल रहने लगा और मैं बहुत दुख सहकर उस घर में रही, और आज यह दिन मुझे देखने को मिला। अब मनोज उसे समझाता है, लेकिन वह रोते रोते बीमार पड़ जाती है। इसके बाद मनोज उसकी दवाई वगैरह लेकर आता है। उसके सिर पर तेल रखता है। तेज बुखार हो जाता है, पट्टी वगैरह रखता है, परेशान हो जाता है। कहता है, तुम टेंशन मत लो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भेजूंगा। इसके बाद 15 दिन बीत जाते हैं ना, तो ससुराल वाले उसकी कोई खोज खबर लेते हैं। न ही गीता अपने घर जाने का नाम लेती है और न ही मनोज उसे जाने के लिए कहता है। वह अपनी ड्यूटी जाता है। मकान के ऊपर जो किराएदार रहते थे उनमें एक औरत थी।
वह उन्हें सारी कहानी बताता है और कहता है, जरा नीचे आकर इनका भी हालचाल लेते रहना। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। मनोज ड्यूटी जाता था और गीता उसके लिए टिफिन वगैरह बनाकर देती थी। जब वह आता था तो गीता उसे देखते ही खुश हो जाती थी, उसे पानी देती थी, कभी कभी उसके सिर में तेल वगैरह भी लगा दिया करती थी। गोलू की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत अच्छी तरह मनोज से घुल मिल गया था। जब 1 महीना बीत जाता है तो दोनों पति पत्नी की तरह ही रहने लगते हैं। बस एक ही फर्क था कि दोनों अलग अलग सोते थे, लेकिन एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं बना था, जो शारीरिक रिश्ता था। बाकी उनके दिल बहुत गहराई से जुड़ चुके थे। अब जब 1 महीना बीत जाता है तो एक दिन खाने पीने के बाद सोने की तैयारी चल रही थी। गोलू सो चुका था। गीता मनोज के पास चारपाई पर आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे घर नहीं भेजोगे क्या? कब तक हम दोनों आपके सर पर यूं ही बोझ बनकर पड़े रहेंगे? मनोज कहता है, क्यों? मन नहीं लग रहा है? क्या जाने का मन कर रहा है? वह कहती है, मन करे या न करे, जाना तो पड़ेगा ही। मनोज कहता है, तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? वह कहती है, आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ से हम चले जाएंगे तो गोलू का मन आपके बिना नहीं रहेगा। वह आपसे बहुत जुड़ चुका है। फिर मनोज कहता है, और तुम्हारा मन लगेगा क्या? अब जैसे ही गीता मनोज की यह बात सुनती है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वह कांपते हुए होंठों से कहती है, यहाँ से जाने के बाद तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी, आपके बिना, इस घर के बिना। यह सुनते ही मनोज की भी आंखें नम हो जाती हैं। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सच तो कह रही हो? वह कहती है, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे माफ करना, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको चाहने लगी हूँ। मनोज उसे अपने सीने से लगा लेता है और वह सिसक सिसक कर रोने लगती है। मनोज भी रोने लगता है। वह कहता है, तुमने बहुत देर लगा दी। ये बात कहने में मैं तुम्हें पहले ही दिन से चाह रहा हूँ। मनोज के माता पिता उसकी शादी की कहीं बात चला रखे थे, रिश्ते की बात कर रखे थे। इस बीच उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह एक माँ और बेटे के साथ रह रहा है। लेकिन फिर अगले दिन अपने माता पिता को बताता है। माता पिता खुशी खुशी उनके इस रिश्ते को सहमति दे देते हैं। और क्योंकि जो मनोज था, वह 4-5 हजार की सैलरी में भी बहुत भला मानुष था। अगले दिनों मंदिर में जाता है। एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर, ऊपर वाले को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर डालता है और उसके बाद घर आता है। और फिर उस दिन से दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। और फिर उस दिन गीता को चटाई पर सोने की जरूरत नहीं पड़ी। तब से लेकर आज तक, मई 2024 से लेकर आज तक दोनों साथ में हैं। बहुत ही खुश हैं। गोलू भी बहुत खुश है। अगर मनोज नहीं होता तो जाने क्या होता। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।